अंदाजा लगाएं कि एक देश जिसके चारों तरफ समंदर है और उस देश का एक इलाका, एक किनारा, जहां पे समुद्र के किनारे वो बसा हुआ, वहां पे लोग रहते हैं, और जब तब कोई नाव उस किनारे पे आके टकराए और रुक जाए। कभी नाव खाली मिले, कभी नाव में मछलियां मिले, लेकिन ज्यादातर खाली नाव में कभी कोई इंसानी कंकाल मिले, सर मिले, हाथ मिले, पैर मिले, और जिंदा इंसान कोई ना मिले। तो क्या कहेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार समझ में आता है, लेकिन अगर ये हर तीसरे चौथे दिन का सिलसिला बन जाए, हर महीने, हर साल, साल दर साल खाली नाव चला रहा है, दूर समंदर की लहरों में डगमगाते हुए, और किनारे पर आकर लग जाए, और जब लोग उस नाव की तरफ जाएं और देखें तो नाव में एक भी जिंदा इंसान नहीं, बल्कि नाव में कंकाल, इंसानी लाशें, सर, हाथ, पैर, तो किसी का भी चौंकना, डरना लाजमी है। आज की कहानी यही है। कहानी है जापान की, और जापान एक ऐसा देश है जो चाहे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, और समंदर से घिरे होने की वजह से चूंकि जो किनारा है वो समंदर से ही आकर लगेगा, तो जापान चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ, और उसी जापान में जो उनका नॉर्थ एरिया है, वहां की यह कहानी है, और एक अजीब रहस्यमय कहानी जिसने सालों तक जापान को परेशान करके रखा। न सिर्फ परेशान किया, बल्कि लोग डरे, उनके डर को दूर करने की कोशिश की गई जापानी सरकार की तरफ से। पैसे बेइंतहा बर्बाद हुए जापान के, इस खौफ, इस डर को रोकने के लिए जो लोगों में था कि कब पता नहीं कौन सा नाव आ जाए, उस नाव में इंसानी लाशें हों और कोई सुराग नहीं। ये लाशें, ये कंकाल, ये सर, ये हाथ पैर कहां से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी अजीब बात यह कि दूर दूर तक मीलों समंदर में आमतौर पे बड़े जहाज तो चलते हैं, छोटे नाव लेकर कौन आ सकता है जान जोखिम में डाल करके? क्योंकि छोटे नाव के साथ समंदर में लंबा सफर अपने आप में ही एक तरह से कहें तो जोखिम भरा है, जान जा सकती है। तो ये जो एरिया था जापान के इलाके का, जो नॉर्थ एरिया मैं बता रहा हूं, इस एरिया से जो लगती हुई जो सीमा है और जो बाकी देश हैं, वो रूस, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन वाला। तो ये सारे इलाके, इन सारे देश की सीमाएं इसी नॉर्थ की तरफ जो जापान का हिस्सा वहां से लगती थी। नॉर्थ कोस्ट भी इसको कहते थे जापान का। और यहीं पे ये सिलसिला शुरू हुआ। इस नॉर्थ कोस्ट के जो समुद्र के तट के किनारे का इलाका है, वहां पे लोग रहते थे, आबादी थी, और हर दूसरे चौथे दिन अचानक एक सिलसिला शुरू हुआ। इसी 2000 की शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं, तब उसके बाद, और कोई ना कोई नाव आकर किनारे पे लगे और लोग भाग कर जाए, देखें कि शायद किसी की मदद की जरूरत है, क्या है। लेकिन जब वहां पहुंचते तो देखते कि इसमें इंसानी लाशें हैं, कंकाल हैं, और जिंदा इंसान एक भी नहीं। ये बातें धीरे धीरे आसपास में फैलनी शुरू हुई। जापानी एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार तक बात पहुंची, वो भी परेशान कि पता नहीं कौन लोग हैं, क्या है, क्यों ये रहस्यमयी नाव इधर आती। और धीरे धीरे ये आने का सिलसिला इतना शुरू हुआ कि आखिर में उस जो इस तरह के नाव आते थे खाली, जिसका कोई मालिक नहीं, जिसमें कोई जिंदा इंसान नहीं, उसका नाम ही रख दिया घोस्ट बोट, मतलब भूतों का नाव, भूतों का जहाज, क्योंकि उसमें इंसान कोई होता नहीं था, और जो लाशें होती थी वो भी कंकाल की शक्ल में, मतलब ऐसा लगता था कि बहुत पुरानी लाशें हैं। अब ये लाशें कहां से आ रही हैं? एक खाली नाव में इस तरीके से, कभी उसमें 2 इंसान, कभी 4, कभी 6, दूर दूर तक समंदर। और सबसे बड़ा सवाल यह कि ये जो सारे जो नाव आकर लगती थी बोट, वो छोटे, तो छोटे बोट के साथ, छोटी नाव के साथ कोई समंदर में इतना लंबा सफर कैसे तय कर सकता है? बहुत कोशिश की गई, छानबीन करने की कोशिश की गई, उस नाव से जब सामान से पता लगाने की कोशिश की गई कि यह कहां से आ रहा है, किधर से आ रहा है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और धीरे धीरे ये बातें, ये अफवाहें फैलती गई कि ये सारे घोस्ट बोट हैं, ये भूतों का नाव है। तो बाद में ऐसे हालात हुए कि लोग, जब ये नाव ऐसे कोई लावारिस किनारे आकर लगता, तो लोग उसके करीब भी जाने से डरते थे, क्योंकि शायद ये घोस्ट बोट है। फिर ये हुआ कि सरकार ने समझाने की कोशिश की कि हो सकता है कई सारे ऐसे मछुआरे होते हैं जो नाव में निकलते हैं मछली पकड़ने के लिए, रास्ता भटक जाते हैं, समुद्री तूफान उनका रुख मोड़ देता है, तो शायद वो इतने लंबे समय तक समंदर में रहते हैं, पानी नहीं, खाना नहीं, खत्म हो जाता होगा स्टॉक,
तो भूख प्यास की हालत में वो मर जाते होंगे और फिर वो जो नाव है वो समंदर के थपेड़ों के जरिए कहीं ना कहीं आकर यहीं जापान के नॉर्थ कोस्ट के किनारे में लग जाती है। इतना खौफ बैठ गया था इन नाव से और उसमें इंसानी लाशों से कि वो सरकार की इन बातों को भी मानने को अब तैयार नहीं। समंदर में रहते हैं, पानी नहीं, खाना नहीं, खत्म हो जाता होगा स्टॉक, तो भूख प्यास की हालत में वो मर जाते होंगे और फिर वो जो नाव है वो समंदर के थपेड़ों के जरिए कहीं ना कहीं आकर यहीं जापान के नॉर्थ कोस्ट के किनारे में लग जाती है। तो ये समझाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों के दिल में इतना खौफ बैठ गया था इन नाव से और उसमें इंसानी लाशों से कि वो सरकार की इन बातों को भी मानने को अब तैयार नहीं थे और सभी ने ये मान लिया कि ये भूतों का नाव है और यहाँ पे भूतों का बसेरा। और ये खासतौर पर इसी तट पे आते हैं क्योंकि उसकी एक वजह यह भी थी कि समंदर से चारों तरफ जापान घिरा हुआ है, नॉर्थ, उत्तर भी, पूरब भी, पश्चिम भी, दक्षिण भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उत्तर की तरफ ही ये इंसानी लाशों से पटा नाव क्यों आ रहा है। धीरे धीरे अफवाहों ने सर उठाना शुरू किया और लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि ये सारा मामला भूत का है। धीरे धीरे ऐसे नाव के आने की तादाद बढ़ती गई। 2011 में 2011 में ऐसे 57 घोस्ट बोट आकर किनारे पे लगे जिनमें अनगिनत लाशें थी। 2012 में 47 ऐसे बोट आए, घोस्ट बोट। 2013 में 80 ये आंकड़ा पहुंच गया। 80 ऐसे नाव आए जिसमें कोई जिंदा इंसान नहीं, सारी लाशें। 2014 में ये 65 हो गए। तो साल दर साल तादाद उसी के आसपास और भटकती रही। तो कुल मिला के ऐसे करीब 1000 से ज्यादा घोस्ट बोट नॉर्थ कोस्ट के एरिया में आकर अपने आप साहिल किनारे लगते रहे और लोगों का खौफ बढ़ता गया। धीरे धीरे जब जापानी सरकार को भी लगा कि ये मामला बढ़ता जा रहा है और लोगों का खौफ बढ़ता जा रहा है, तो इस सच्चाई का पता लगाया जाए, तब पहली बार सीरियसली उसकी जांच शुरू की गई कि आखिर इन नाव का राज है क्या, इन नाव में जो लाशें आती हैं किनकी हैं, कौन लोग हैं ये, और इसी तरफ आकर ये नाव क्यों आकर रुकती है। तो जब जांच शुरू की गई तो जो सारे नाव आकर लगे थे ये घोस्ट बोट, उन सभी चीजों में देखा गया तो कुछ खास चीजें बड़ी कॉमन दिखाई दी। कुछ नावों के बाहर लाल रंग के पेंट दिखाई दिए, लाल रंग के पेंट से वो पुता हुआ था। और कुछ नावों में इत्तेफाक से उन्हें जो लिखा हुआ मिला वो कोरियन पीपल्स आर्मी का नाम लिखा हुआ था, कोरियन पीपल आर्मी, और ये कोरियाई भाषा में लिखा हुआ था। तो जापान के जो अधिकारी थे उन्होंने फिर उसको पढ़वाया एक्सपर्ट से, तो पता चला कि ये कोरियाई लैंग्वेज है और उसमें लिखा हुआ है। फिर धीरे धीरे जांच की गई तो पता चला कि ये सारी चीजें कोरियाई, मतलब साउथ कोरिया नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया का है। तो ये बोट, ये नाव पीपल्स रिपब्लिक आर्मी और जिस तरीके के लाल रंग से लिखा हुआ, ये सारे नॉर्थ कोरिया की तरफ इशारा कर रहे थे। कुछ ऐसे उस नाव से कुछ ऐसे सामान भी मिले और कुछ ऐसी चीजें मिली, सबूत, जो इशारा कर रही थी कि ये जो जितने भी बोट और नाव यहां पर आकर लगे ये नॉर्थ कोरिया से आए। अब जो जांच करता थे, जिन्होंने जांच की, उन्होंने ये कहा कि ये नॉर्थ कोरिया से हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी, नॉर्थ कोरिया से जापान के इस नॉर्थ कोस्ट की दूरी करीब 1000 किलोमीटर थी, 1000 किलोमीटर, और जो बोट थे, नाव थे, वो सारे छोटे। तो 1000 किलोमीटर की दूरी एक छोटे नाव में तय कर कोई नॉर्थ कोरिया से जापान के इस इलाके में आए, ये खुदकुशी करने के बराबर है। लेकिन जांच ये बता रही थी कि सारा मामला नॉर्थ कोरिया से आ रहा है और ये सारे बोट जो हैं वो नॉर्थ कोरिया पे हैं। तो कोई सुसाइड करने के इरादे से ही निकल सकता है इतनी दूरी तय कर इतने छोटे से नाव पर। तो ये बात लोगों के गले उतरी नहीं और लोगों ने कहा कि शायद सरकार जो है वो बरगला रही है। इसके अलावा कोई सबूत मिल नहीं रहा है। इधर जापानी सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है, वो इसलिए कि जब भी ऐसे नाव आए तो न सिर्फ उस नाव में जो उन्होंने एक तो नॉर्थ कोस्ट की सुरक्षा बढ़ा दी नाव की वजह से और लोगों के मन में ये खौफ, घोस्ट बोट, तो लोग समंदर किनारे भी जाने से डरने लगे थे। तो अब सुरक्षा बढ़ाई, उसके लिए भी पैसे खर्च होने लगे। फिर जो लाशें मिलती उनको निकालना, उठाना, हॉस्पिटल ले जाना, पोस्टमार्टम करना, और फिर उनके जो लाशें हैं उनको ले जाकर कहीं रखना ताकि आगे कभी जांच में मदद मिले, या फिर उनका अंतिम संस्कार करवाना। तो इन सब चीज़ों का एक्स्ट्रा खर्चा भी आने लगा और ये सारे खर्चे लाखों डॉलर में थे, क्योंकि लंबे समय से ये घोस्ट बोट चला रहा है और हर बार लाशें उतारना, ले जाना, पोस्टमार्टम करना, रखना, संभालना, जलाना, दफनाना। तो जापानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक और सरदर्द ये भी हो गया, एक तो लोग डरे हुए हैं
कि इस घोस्ट बोर्ड का राज क्या है। दूसरी तरफ खर्चा बढ़ रहा है, सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी, वहां पे गार्ड तैनात करने पड़े। तो ये सब कुछ चलता रहा और समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जांचकर्ता अपने इस बात पे अडिग थे कि अब तक की जो जांच है उससे साफ है कि नॉर्थ कोरिया के ही बोर्ड्स हैं। लेकिन अब ये कैसे साबित किया जाए कि नॉर्थ कोरिया के छोटे छोटे बोर्ड्स जापान के इस तट तक आकर लग जाएं और समंदर के इन थपेड़ों के बीच में। ये 2013-14 तक आपको बताए। ये असल में जब पूरी जांच की गई तो पता चला लोगों से पूछताछ के बाद कि 1975 के आसपास पहली बार घोस्ट बोट जापान के इस नॉर्थ कोस्ट में किनारे आकर लगा था और 75 के बाद से यह सिलसिला चलता रहा लगभग अगले 35-36 सालों तक। और ये बोट आते रहे, लगते रहे। जब और जांच की गई तो पता चला कि 1977 से 1983 के बीच, ये असल में जब पूरी जांच की गई तो पता चला लोगों से पूछताछ के बाद कि 1975 के आसपास पहली बार घोस्ट बोट जापान के इस नॉर्थ कोस्ट में किनारे आकर लगा था और 75 के बाद से यह सिलसिला चलता रहा लगभग अगले 35-36 सालों तक। और ये बोट आते रहे, लगते रहे। जब और जांच की गई तो पता चला कि 1977 से 1983 के बीच, 75 में यह सिलसिला शुरू हुआ था घोस्ट बोट का और 1977 से 83 के बीच इसी नॉर्थ कोस्ट के, जहां पे ये घोस्ट बोट आकर रुका करता था, ये नाव, भूतिया नाव, उस तट पे रहने वाले 17 जापानी नागरिक गायब हो गए 1977 से 83 के बीच में, मतलब 6 सालों में अलग अलग खेप में। कुल 17 ऐसे जो जापानी सिटीजन थे जो इस किनारे पे रहते थे अपनी बस्ती में, वो गायब हो गए। उनको बड़ा ढूंढा गया, फिर ये हुआ कि शायद वो भी बोट लेकर गए हों, समंदर में गायब हो गए, बट कोई उनका सुराग नहीं मिला। इसी दौरान इनकी भी जांच चल रही थी और जापान के लिए एक मिस्ट्री, जब ये सिलसिला शुरू हुआ कि 17 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, उधर घोस्ट बोट लगातार आ रहा है। हालांकि उन घोस्ट बोट में भी कई कंकाल के ऐसे, वो सारी चीजों की जांच की गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 17 गायब थे उनमें से ये कोई हो, किसी की कंकाल हो। तो वो सारे डीएनए से लेके बाकी चीजें की गई, लेकिन कोई मिला नहीं। इस दौरान जांच चलती रही। तभी 1985 में इसी नॉर्थ कोस्ट पर जापानी ऑफिशियल एक शख्स को संदिग्ध हालत में देखता है किनारे टहलता हुआ और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब उसके पासपोर्ट और उसकी आइडेंटिफिकेशन चेक की जाती है तो पता चला कि इस आदमी का नाम तदाकी हारा है। जब और जांच की गई तो फिर पता चला कि ये वो शख्स है जो 17 लोग गायब हुए थे उनमें से एक है। मिसिंग रिपोर्ट थी तदाकी हारा के नाम पर और पासपोर्ट पे उसी का नाम था। तो उनको बड़ा जापानी ऑफिशियल खुश हुए कि इस एक के जरिए बाकी 16 की भी जानकारी मिल सकती है और अगर ये की जिंदा है तो बाकी के 16 भी जिंदा होंगे। तो उससे पूछताछ की गई, लेकिन जब पूछताछ की गई तो कहानी कुछ और निकली। पता चला कि वो जो तदाकी हारा गायब हुआ था ये वो शख्स नहीं है, बल्कि उसके पासपोर्ट पे अपनी तस्वीर चिपका कर यहां आया है और असल में वो नॉर्थ कोरिया का एक जासूस है, एक डिटेक्टिव है। अब ये खुलासा एक बम की तरह गिरा कि ये हमारे 17 लोग गायब हुए हैं, उनमें से एक का पासपोर्ट इस शख्स के पास है और ये शख्स नॉर्थ कोरिया का जासूस है। तो इसका मतलब है कि कुछ खेल बड़ा है। इसके बाद जांच शुरू हुई। फिर जांच जब शुरू हुई, तदाकी हारा के नाम पे जो शख्स पहुंचा था उससे पूछताछ हुई, तब उसने एक्सेप्ट किया कि वो नॉर्थ कोरिया से आया। फिर उसने एक्सेप्ट किया कि उन 17 लोगों को एक एक कर नॉर्थ कोरिया ने ही किडनैप किया था और उनको अपने देश में ले गए। और क्यों किडनैप किया, यह भी एक अजीब बात थी। सिर्फ इसलिए ताकि नॉर्थ कोरिया के जो जासूस हैं वो जापानी सीख सकें और बिल्कुल हूबहू जापानी, जैसे जापानीज जो है वो जापानी बोलते हैं वैसे ही उनका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, वैसे ही वो बोल सके। तो सिर्फ इसलिए चूंकि नॉर्थ कोरिया और जापान के रिश्ते अच्छे हैं नहीं, तो जापानी सीखने के लिए इन 17 लोगों को अलग अलग खेप में 1977 से 83 के बीच में किडनैप किया गया और नॉर्थ कोरिया ले जाया गया। नॉर्थ कोरिया ले जाने के बाद तब वहां पे किम जोंग इल, जो अभी किम जोंग उन है, उसके दादा की हुकूमत थी, दादा नहीं पिता। तो
ये पता चला कि इन 17 को किडनैप करके वहां ले जाया गया। बाद में ये मामला जापान ने जोरों शोर से इंटरनेशनल लेवल पे उठाया। किम जोंग इल को आखिर मानना पड़ा 2002 में कि हाँ, उन 17 जापानियों को किडनैप करके इसलिए लाया गया था ताकि हम उनसे अपने जासूसों को, अपने लोगों को जो आर्मी में है वो जापानी सिखा सकें। अब इसके बाद फिर जांच शुरू हुई कि ये तो ठीक है, ये शख्स कोस्ट गार्ड तक कैसे पहुंचा। फिर इससे जब सिलसिला शुरू हुआ तो उस घोस्ट बोट की भी कहानी सामने आनी शुरू हुई और फिर पूरी सच्चाई सामने अब शुरू हुई। हुआ ये कि नॉर्थ कोरिया शुरू से जापान में जासूसी करना चाहता था, लेकिन 1000 किलोमीटर की दूरी थी। समुद्री रास्ते से पहुंचना छोटे जहाज से मुश्किल था। बड़े जहाज से जाने का मतलब है नजरों में आ सकता था और वो पकड़ कर उसको ले जा सकते थे। इसी दौरान में एक बहुत मशहूर मछली है इस पूरे इलाके में, जो नॉर्थ कोरिया और चीन और जापान के बीच के समुद्री जो पूरा एरिया है उसमें वो खास तौर पर पाया जाता है और काफी मशहूर है, खास तौर पर चीन में। चीनी लोग इस मछली को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसका नाम है फ्लाइंग स्क्विड। फ्लाइंग स्क्विड तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है मछली और इन मछलियों की डिमांड चीन में बहुत है। ज्यादा इन्होंने इसकी फिशिंग करनी शुरू की कि धीरे धीरे इन मछलियों की उत्पत्ति कम होती गई। लगभग 70% इन मछलियों की एक तरह से कहें तो कमी हो गई। इतनी ज्यादा डिमांड की वजह से इन्होंने फिशिंग हद से ज्यादा करनी शुरू कर दी और फिशिंग के लिए ये लोग छोटे छोटे बोट्स का इस्तेमाल किया करते थे। चीन अपने दायरे में, नॉर्थ कोरिया अपने दायरे में, इधर जापान अपने दायरे में। जब फिशिंग ज्यादा हो गई और मछलियां कम होने लगी और चीन में डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी तो चीन ने क्या किया कि फिर अपने बड़े बड़े फिशिंग जहाज जो है वो समंदर में उतारे और अपनी समुद्री हद से आगे निकलकर वो नॉर्थ कोरिया की समुद्री सीमा तक में दाखिल हो गया। अब नॉर्थ कोरिया और चीन के रिश्ते हम सब जानते हैं। तो इसमें दो चीजें थी कि एक नॉर्थ कोरिया ने इजाजत दी या दूसरा कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने पैसे लिए चीन से और बदले में चीन ने फिर नॉर्थ कोरिया की समुद्री सीमा में अपने जहाजों को भेजना शुरू किया और मछलियां पकड़ना शुरू की। अब जब चीन के बड़े जहाज नॉर्थ कोरिया की हद में आ गए तो जो नॉर्थ कोरिया के मछुआरे थे उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। वो छोटे छोटे बोट पे थोड़ी दूरी तक जाकर मछली पकड़ते थे। ये बड़े जहाज से आते थे और पूरी मछली पे एक साथ जो फ्लाइंग स्क्विड है वो हाथ मार के लेके चले जाते थे। तो नॉर्थ कोरिया के मछुआरे बड़ा परेशान होने लगे, उनके हाथ में कम मछली आने लगी। सरकार कुछ कर नहीं रही थी। तो इसी के बाद नॉर्थ कोरिया के कुछ मछुआरों ने कहा कि अब चीन इस दायरे में तो मछली पकड़ रहा, हमारे लिए क्या गुंजाइश है। तो वो अपनी जीविका कमाने के लिए और इस मछली को पकड़ने के लिए थोड़ी अपनी हद से फिर आगे जाने लगे उन छोटे नावों पर जिनसे समंदर में बहुत दूर तक जाना खतरनाक था, एक तरह से सुसाइडल अटेम्प्ट था। लेकिन जिंदगी जीने के लिए पैसे जरूरी हैं और उन लोगों की जीविका यही थी मछली पकड़ना। तो धीरे धीरे वो छोटे नावों के जरिए, छोटे बोट के जरिए मछली पकड़ने के लिए धीरे आगे निकलने शुरू हो गए। आगे निकले तो कई बार समुद्री तूफान, लहरों ने उनका रास्ता भटका दिया और वो भटकते भटकते जापान के इस नॉर्थ कोस्ट की तरफ चले गए। शुरू में कुछ नाव गए, फिर बाद में गए, लेकिन चीन की इस बड़े जहाज से के बीच में अपने लिए रोजी रोटी कमाने की जो उनके अंदर एक ललक थी उसने इन्हें मौत के मुंह में ढकेलना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ये छोटे बोट, अगर वो सपोज 50 की तादाद में निकलते तो किसी दिन 48 लौटता, 2 गायब, किसी दिन 1 गायब, किसी दिन 3 गायब। और ये इसी तरीके से समंदर में भटकते हुए कई कई दिनों तक, महीनों तक रास्ता चुके भटक गए छोटा बोट। तो जब एक मछुआरा समंदर में निकलता है तो वो पूरे प्लान के साथ निकलता है कि कितने दिन तक जाना है, कितने दिन तक आना है, कुछ एक्स्ट्रा पीने के लिए पानी, कुछ एक्स्ट्रा खाना लेकर चलता है क्योंकि समंदर का पानी आप पी नहीं सकते। तो मीठा पानी लेकर, जरूरत के हिसाब से खाना, बाकी चीजें जरूरत वो लेके चलते। लेकिन जब आप रास्ता भटक गए तो उसके बाद फिर आपके लिए जो आपका राशन है जिस हिसाब से आप लेकर आए वो भी बहुत ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता। और यहाँ महीनों की बात थी। एक बार समुद्र के थपेड़ों ने आपको आपका रास्ता भटका दिया, फिर आप नहीं मालूम कहां जाएंगे। तो रास्ता भटकते भटकते ये जो छोटे छोटे नाव थे ये जापान के उस नॉर्थ कोस्ट के किनारे जाकर लगने लगे और इतना वक्त गुजर जाता कि भूख प्यास से उसमें मछुआरे दम तोड़ देते
और उसी में उनकी हालत ऐसी होती कि कोई कंकाल की शक्ल में आता, कुछ को कुछ जानवर जो है वो शार्क ये उसके निवाला बन जाते, कुछ आधे अधूरे बचते और वो वहां पे पहुंचते। और धीरे धीरे इनके आने का सिलसिला इतना लंबे तक चला और हर साल 50, 60, 70 ऐसे बोट आने शुरू हुए जिसमें कंकाल लाशें थी कि लोगों ने इसको घोस्ट बोट का नाम देना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि ये कैसे पता चला कि ये नॉर्थ कोरिया के ही बोट्स थे। जो शुरुआत में जांच की थी उन्होंने सही पाया था कि लाल रंग से जो लिखा हुआ था पीपल रिपब्लिक आर्मी, कुछ ऐसे सबूत जो नॉर्थ कोरिया की तरफ इशारा कर रहे थे। बाद में 2 ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी पूरी जांच की। एक 2017 में यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो इसके फिशिंग को लेकर ये जो सारी चीजें आई थी और ये जो जापान ने कहा कि इतने सारे कंकाल और ये आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एक टीम बनाई थी, इन्वेस्टिगेटिव टीम, जिसने ये सारी चीजें देखी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट दी। इसके अलावा एक और टीम थी जो अपनी उन्होंने तरफ से जांच की, और ये जो दूसरी टीम थी ये एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की टीम थी। इनकी अपनी एक एजेंसी, एक संस्था है। इन दोनों ने इस पूरे मामले की जांच की और पाया कि चीन के नॉर्थ कोरिया के समुद्री हद में बड़े जहाजों के साथ फ्लाइंग स्क्विड की फिशिंग करने के चक्कर में नॉर्थ कोरिया के गरीब और छोटे मछुआरे समुद्री रास्ता भटकते गए और इसी वजह से उनकी जान जाती गई। और इत्तेफाक कहिएगा इसे कि ये नॉर्थ कोरिया के जो मछुआरे की शक्ल में पहुंचना शुरू हो गए खाली नाव पर। बाकायदा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसके साथ कई सबूत दिए। उन्होंने बताया कि इस एक्स्ट्रा फिशिंग से चीन करीब 1 साल में ही लगभग 3,500 करोड़ रुपए कमा रहा था, जो नॉर्थ कोरिया के हद में जाकर और वहां पे। तो जब ये रिपोर्ट आई उसके बाद नॉर्थ कोरिया को बताया गया। इधर नॉर्थ कोरिया की कहानी ये थी कि नॉर्थ कोरिया के मछुआरे गायब हो रहे हैं और कंकाल की शक्ल में जापान के तट पर जाकर खाली बोट में लग रहे हैं। वहां उनको भूतहा नाव और घोस्ट बोट कहा जा रहा है। और चीन को भी ये सब पता है, छोटे छोटे मछुआरे जो गायब हो रहे हैं। नॉर्थ कोरिया को पता है क्योंकि उनके अपने नागरिक हैं, लेकिन ये लोग हमेशा खामोश रहे। जब ये यूएन और इंटरनेशनल जर्नलिज्म जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, इन दोनों की रिपोर्ट आई, उसके बाद नॉर्थ कोरिया को ये बताया गया और जापान ने वो प्रूफ दिए। उन सारे जो लाशें और कंकाल मिली थी उसको उन्होंने कुछ सारे सबूत संभाल कर रखे। तो बाद में नॉर्थ कोरिया ने भी माना कि हाँ, ये जो बोट है, ये जो सारी उनको दी गई दस्तावेज तस्वीरें, कि उनके अपने लोग थे। अपने लोगों की सुध न लेना, अपने लोग, जाहिर सी बात है जो मछुआरे गायब होंगे उनके परिवार वालों ने नॉर्थ कोरिया की सरकार से कहा होगा, गुजारिश की होगी ढूंढने के लिए। अब उन्होंने कितना ढूंढा पता नहीं, लेकिन जब ये सारी चीजें फैक्ट सामने आए तब नॉर्थ कोरिया ने माना कि जो घोस्ट बोट है असल में वो घोस्ट बोट नहीं था, वो वहां के गरीब मछुआरे थे जो अपनी रोजी रोटी की तलाश में, चूंकि रोजी रोटी और उनका जो जरिया था कमाने का वो मछली पकड़ना था, लेकिन चीन के जब बड़े जहाजों ने उनकी मछली को हड़पना शुरू कर दिया तो वो छोटी जहाजों से समुद्र के थोड़े आगे तक जाना के लिए मजबूर हो गए और इन्हीं चीनों ने उनकी जान ले ली। एवरेज अगर 50-60 बोट 1 साल में, तो 75 से सिलसिला शुरू हुआ ये 1975 से और 2014 तक ये चला। तो आप अंदाजा लगाइए कि 25 और 14 करीब 39 साल, 50 बोट के हिसाब से भी कितने नाव, कितने घोस्ट बोट जापान के उस किनारे पर लगे होंगे और कितने लोगों की जानें गई होंगी। आराम से आप गिनती लगा सकते हैं। 39 साल, एवरेज 50 बोट हर साल, और उसमें औसतन 2 से 3-4 कंकाल, इंसानी लाशें। तो जब ये सारी चीजें सामने आई, नॉर्थ कोरिया ने मान लिया। उसके बाद पहली बार करीब 39 साल बाद जापान के इस नॉर्थ कोस्ट के वो लोग जो समुद्र के किनारे रहते थे, जिन्होंने अपनी आंखों से घोस्ट बोट को देखा, न मालूम कितनी कंकालें लाशें देखी, उनको तब जाकर यकीन हुआ और 39 साल का उनका भूत का खौफ तब उतरा। और उन्हें लगा कि ये भूत नहीं थे, ये उनके ही जैसे इंसान थे, बस गरीबी और मजबूरी के मारे थे, जो रोजी रोटी की तलाश में समुद्र में भटक जाते थे और जिनकी जान चली जाती थी। तो ये थी कहानी घोस्ट बोट की।